Hello students, today we discuss about the cell organelles. ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेलुलर कंपोनेंट्स। हम लोग जानते हैं जो सेल होता है, ये सेल अगर है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत छोटा छोटा पार्टिकुलेट रहता है जिसका स्पेशल फंक्शन रहता है। सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब सेल का अंदर में जो कंपोनेंट्स है इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स का बारे में देखें तो देखेंगे कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल का फंक्शंस को मींस डेवलप करने के लिए या कुछ स्पेशल फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, पैरोक्सिसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है? ये जो सेल रहता है, सेल का अंदर में रहता है, ये सीट लाइक हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये साइटोप्लाज्म में रहता है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दो किस्म का मेनली होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे अगर हम लोग जैसे किसी का पिंपल्स निकल गया तो जो स्किन है वो रफ हो जाएगा, तो ऐसे ही अगर सोचिए कि ये हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और इसमें अगर राइबोसोम है, राइबोसोम अगर है तो ये और सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, तो ऐसा जो सरफेस है रफ है, ऐसे सरफेस अगर रहता है तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं RER, दैट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मतलब इसमें कोई राइबोसोम नहीं रहेगा, राइबोसोम अटैच नहीं है, इसको कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और SER स्मूथ SE एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये इसका जो अगर हम लोग फंक्शन बोलेंगे तो RER का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसमें राइबोसोम है इसीलिए इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। ये अगर स्ट्रक्चर का बेसिस में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर का बेसिस में तीन कैटेगरी में आता है, मतलब तीन टाइप का होता है, एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल्स, एक होता है ट्यूब्यूल्स। अब हो गया नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? एक मींस इंपॉर्टेंस ऑर्गेनली है जो हम लोग सेल में रहता है। इसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और ये जो है ये दो किस्म का होता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा तो ये होगा 70S, और अगर ये यूकैरियोटिक में रहेगा तो ये होगा 80S। S मींस भेदभाव यूनिट। ये क्या होता है? दो गो इसका सब यूनिट रहता है, एगो छोटा एगो बड़ा, ये दोनों एक साथ अटैच होके ये वाला जो है जैसे 70S ये दो गो से बना है, और अगर 80S बोलेंगे तो भी ये भी दो गो, ये यूकैरियोटिक में रहता है 80S और प्रोकैरियोटिक में रहता है 70S। इसका और एक नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों इसको कहता है, सॉरी, प्रोटीन फैक्टरीज। क्यों इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्टरीज? क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो mRNA है, राइबोसोमल RNA, तो mRNA, rRNA और tRNA, तो ये जो mRNA है इसमें हम लोग अगर देखेंगे राइबोसोमल RNA जो है ये इसमें अटैच होता है, इसके बाद आगे जाता है, तो जब जाएगा तो ये क्या होगा? प्रोटीन को फॉर्म करेगा। ये जानने को हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग, और ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस होता है जैसे फैक्ट्री में बनता है कोई चीज, तो ऐसे ही ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाता है, इसके लिए इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। थर्ड नंबर में एक्सक्यूज मी, थर्ड नंबर में है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस और एक नेक्स्ट और एक सेल ऑर्गेनली है जिसका मेनली काम है कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसको ये रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये प्लांट में रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे डिक्टियोसोम।
फिर से बोल रहे हैं, ये अगर प्लांट में रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे डिक्टियोसोम। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम और एक किस्म का हम लोग सेल ऑर्गेनली है। ये क्या है, अगर हम लोग देखें कि सेल जो है, सेल का अंदर में अगर कोई ऑर्गेनली अगर डेड हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसको निकाल सके। तो वो क्या होगा, जैसे कोई आदमी अगर मरता है तो वो मरने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, आइदर दफन कर देते हैं नहीं तो जलाते हैं। मतलब उसको जो है उसका, और नहीं तो अगर ऐसे रहेगा तो वो सड़ जाएगा, मतलब वो आस्ते आस्ते वैनिश हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये सेल के अंदर से कैसे होगा, तो इसके लिए जो काम करेगा वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम तो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट्स किया, उसके अंदर में जो डेड ऑर्गेनली है या कोई अगर डेड पार्टिकल्स है उसको तो उसको डाइजेस्ट किया, या इनएक्टिव पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट किया। अब कोई कारण से बाय चांस ये लाइसोसोम फट गया, सेल का अंदर में फट गया, तो इसका अंदर में केमिकल सब्सटेंस है, तो ये केमिकल सब्सटेंस पूरा सेल में फैल जाएगा। और अगर पूरा सेल में फैल जाए तो क्या होगा, ये जो पूरा सेल है, ये पूरा सेल क्या होगा, इसके बाद डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो सेल रहेगा ही नहीं। तो इसमें केमिकल सब्सटेंस के कारण ये पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसके कारण इसको हम लोग, और एक नाम है इसका सुइसाइड बैग। अगर कोई कारण से लाइसोसोम फट जाए तो इसीलिए इसको कहता है सुइसाइड बैग और सुइसाइडल बैग। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो और एक इम्पोर्टेंस ऑर्गेनली जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये हम, मेरा शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसका डबल लेयर होता है। इसको कहते हैं क्रिस्टी और क्रिस्टल। इसमें F1 यूनिट रहता है, फर्नांडीज मोरन यूनिट। अगर हम लोग इसको देखें, ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शंस क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब होता है क्या, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद इसमें बनता है पायरुवेट, और ये पायरुवेट से हम लोग का बनता है CO2। ये क्रेब साइकिल से बनता है। तो ये जो सेल है, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका सामने जो हम लोग देखते हैं, सामने जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हम लोग का होगा ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज से हम लोग का पायरुविक एसिड बनता है, और उसके बाद ये अंदर आता है, ये पायरुवेट उसके बाद अंदर आता है। उसके बाद जो क्रेब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद सबसे ज्यादा 30 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी इसका अंदर में प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करता है। तो इसीलिए इसका और एक नाम है, हम लोग इसको और एक नाम से जानते हैं कि पावर हाउस, क्योंकि ये पावर जनरेट करता है। पावर जनरेट करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और ये क्या है, इसमें क्रेब साइकिल जो है, वो साइकिल जो है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो क्रेब साइकिल है, ये इसमें फॉर्म होता है, इसमें ये इसका अंदर में होता है। इसके बाद होता है प्लास्टिड। जैसे हम लोग शरीर का एक वो कलर रहता है, तो ऐसे तो प्लांट का भी तो हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ कलर है। जैसे अगर हम लोग लीफ देखेंगे तो लीफ का ग्रीन है, अगर फ्लावर देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ कलर है। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं, जो ऑर्गेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 किस्म का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। अब कैसे हम लोग कैसे याद रखेंगे ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है नहीं है, नहीं, ल्यूको मतलब नहीं है, जो कलर नहीं है, बिना कलर का अगर प्लास्टिड है, या अगर जो अब कहाँ बिना कलर का रहेगा, मतलब जहाँ कलर नहीं है, जैसे हम लोग रूट देखते हैं तो इसमें कोई कलर नहीं रहता है, तो ये जो प्लास्टिड है इसको कहता है ल्यूकोप्लास्ट।
तो आप लोग अभी हम जो बोल रहे हैं कि ये रूट में रहता है, तो इसका जो काम है ये ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ फूड को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, नाम का साथ ही जुड़ा हुआ है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मतलब प्लांट में रहेगा, ग्रीन प्लांट में ग्रीन लीफ में रहेगा, तो क्लोरोफिल मीन्स होता है ग्रीन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड ग्रीन कलर का है उसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। अब हम अभी जैसे बोले कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, लीफ में रहता है, हम लोग जानते हैं कि लीफ में फूड गाछ जो प्लांट है उसके लिए खाना बनता है, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो है खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग घर में कहाँ खाना बनता है, हम लोग घर में किचन में खाना बनता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं किचन्स ऑफ द सेल, क्योंकि ये खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज बनता है, तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल मींस क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे याद रखेंगे, कलरफुल प्लास्टिड, कलरफुल क्रोमोप्लास्ट, तो जो प्लास्टिड कलरफुल है। अब कलरफुल कहाँ रहेगा, अगर हम लोग गाछ देखेंगे तो ग्रीन पार्ट छोड़ के और क्या कलरफुल होता है, फ्लावर, तो फ्लावर में हो गया, जो फ्रूट्स का जो पील्स होता है तो उसमें हो गया, तो ये सब जगह में हम लोग देखते हैं कि जो पिगमेंट्स रहता है तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। तो अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है जो इंसेक्ट्स है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो पॉलिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वैक्यूल्स, जैसे मेरा पास अगर पैसा रहेगा तो हम वॉलेट में रखेंगे, या घर में मेरा सब्जी है तो सब्जी का जगह में रखेंगे, चावल है तो चावल का कोई कंटेनर है तो उसमें रखेंगे। तो ऐसे ही प्लांट अगर हम लोग देखेंगे सेल, तो सेल कहाँ रखेगा, तो सेल इसीलिए सेल एक मतलब सेल का अंदर में एक जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है तो इसको कहता है वैक्यूल। सो ये वैक्यूल्स क्या करता है, ये वैक्यूल्स उसके बाद बहुत चीज रख सकता है इसमें, इसका अंदर में कभी कभी सेल सैप रहता है, मतलब लिक्विड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल्स, ये होता है सेल सैप। और अगर ये सेल सैप रहा तो ऐसे वैक्यूल्स को हम लोग कहेंगे टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहेंगे अगर ये वैक्यूल्स में सेल सैप रहा तो ये क्या करेगा, ये जो है आपका कभी कभी यूजफुल सब्सटेंस को भी स्टोर करके रखेगा, कभी कभी हार्मफुल सब्सटेंस को भी स्टोर करके रखेगा कि जिससे सेल का हार्म ना हो, तो ये सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आता है पैरोक्सिसोम्स, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए ये जो ऑर्गेनली है ये रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑर्गेनली जो है ये हम लोग का ऑक्सीडेटिव रिस्पॉन्स मींस ऑक्सीडेटिव जो रेस्पिरेशन है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स एक किस्म का आपका ऑर्गेनली है जो मेनली एनिमल सेल में रहता है, और ये क्या करता है जो सेल जैसे एक सेल से दो सेल, जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन में एक से दो नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, तो ऐसे सेल का क्या होता है एक सेल से दो, दो से चार, तो ये किस चीज से बनेगा, ये सेंट्रोजोम जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया हम लोग का सेल ऑर्गेनली। अब अगर मेम्ब्रेन का बेसिस में हम लोग बोलेंगे तो ऑर्गेनलीज विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेम्ब्रेन नहीं है ऐसे विदाउट मेम्ब्रेन वाला अगर हम लोग ऑर्गेनली बोलेंगे तो ये है राइबोसोम, दैट मींस इसमें कोई और मेम्ब्रेन नहीं है। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनली बोलेंगे जिसमें एक ही सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, तो ये इसमें आता है वैक्यूल, जो हम आप लोग के सामने अभी डिस्कस किए, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब होता है दो गो लेयर रहेगा, दो गो मेम्ब्रेनस लेयर रहेगा। इसमें आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जैसे हम लोग देखिए बोल रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसी स्ट्रक्चर एक मेम्ब्रेन और एक ऐसे, तो दो गो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो ये जो है दो गो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो ये आपका सेल ऑर्गेनली। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।